दीपक झा साहब जुड़ रहे हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी के। शहजाद पूनावाला साहब जुड़ रहे हैं, प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के। और हमारे साथ विनोद अग्निहोत्री जी जुड़ रहे हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत। सबसे पहले दीपक जी, मैं इसी बात पर उठाना चाहता हूं जो बाबा कह रहे थे कि ये जो फॉर्मूले वाली जो बात है कि पावर शेयरिंग इसमें होगी नहीं होगी, बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिन पे अभी क्लैरिटी है नहीं। तो आप कांग्रेस पार्टी ने अपने हाथ जला के देख लिया है पावर शेयरिंग फॉर्मूला में, चाहे वो राजस्थान की हम बात कर लें या मध्य प्रदेश की हम बात कर लें, छत्तीसगढ़ में भी इस तरह की बातें हुई थी, वहां पे कम से कम स्थिति ऐसी रिबेलियन की नहीं आई है। सचिन पायलट अभी भी सड़कों पर है। तो ये सिद्धरामैया साहब की गर्दन पर तलवार क्यों लटका दिया आपने कि 2 साल बाद राम राम? देखिए अंकित जी, सबसे पहली बात, कोई ऐसी पावर शेयरिंग की बात नहीं होती है। बात ये होती है जो हारे हुए लोग होते हैं ना, वहां कौन सवाल करेगा। यहाँ तो सब विनर हैं, सब लीडर हैं, सब चुन के आए हैं, सब मेहनत करके आए हैं। अब कोई पुष्कर सिंह धामी तो है नहीं या केशव प्रसाद मौर्य तो है नहीं कि भैया हाथ जोड़ के खड़े हैं, जो बना दोगे वही बन जाएंगे, जहां बना दोगे वहीं बन जाएंगे। ये भाजपा नहीं है ना। ये आपको देखना पड़ेगा कि क्या स्टैंडर्ड है कांग्रेस पार्टी का, कितना मजबूत कैडर है, कितने मजबूत नेता हैं और लोकतंत्र पार्टी के अंदर कितना जबरदस्त है। आप इस बात को भी देखिए कि सुन रहे हैं, एक दूसरे से बात कर रहे हैं, विमर्श कर रहे हैं, विचार कर रहे हैं। पहले दिन विधायकों से पर्यवेक्षक जाके मिलते हैं, दूसरे दिन वो आते हैं और सीडब्ल्यूसी के कांग्रेस के नेताओं के साथ 1 to 1 बात करते हैं। पर दीपक बाबू, ये जो लोकतंत्र की आप दुहाई दे रहे हैं कि कितना मजबूत लोकतंत्र है, ये जो मजबूत लोकतंत्र है, इस मजबूत लोकतंत्र तो फिर राजस्थान में भी इतना ही होना चाहिए था। सचिन पायलट वहां बगावती झंडा उठाए घूम रहे हैं। अगर बीजेपी की हम बात करते हैं, जैसे आपने कहा, तो कम से कम अब उसको वो कहते हैं कि डिसिप्लिन है, जिसका नाम ले लिया जाए वो बाकी लोग कुछ बोलते नहीं है, बगावत का झंडे उठाते नहीं है। केशव प्रसाद मौर्य आपको सड़क पे दिखाई पड़ रहे हैं क्या योगी आदित्यनाथ के खिलाफ? देखिए, आदित्य कैसे दिखाई देंगे? वो तो कृपा से, रहमो करम से बने हुए डिप्टी सीएम है ना। आप समझ सकते हैं, एक तरफ दिनेश प्रसाद शर्मा जी को हटा दिया जाता है, दूसरी तरफ एक हारे व्यक्ति को मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री बना दिया जाता है। तो क्या स्टैंडर्ड है? आप हिमाचल प्रदेश में भाजपा हारे हुए व्यक्ति को मुख्यमंत्री एक के नहीं बनाती कि हमारा कैंडिडेट हार गया धूमल, प्रेम कुमार धूमल को पुष्कर सिंह धामी के साथ मुख्यमंत्री बना देती है। शहजाद से इस पे जवाब ले लेते हैं। क्या है? शहजाद कह रहे हैं कि देखिए, ये तो एग्जाम्पल है हमारी डेमोक्रेसी का और बीजेपी के अंदर जो है रहमो करम पर खेल चलता है। ये तो उलझे हुए लोग हैं, हमारे बात करते हैं। सुन लीजिए शहजाद की, सुन लीजिए, आपने कह लिया अपनी बात। पहले तो मैं स्वागत करता हूं कि दीपक जी को औपचारिक रूप से प्रवक्ता के रूप में कांग्रेस पार्टी ने डिबेट में भेजा है, तो मेरी शुभकामनाएं मेरे छोटे भाई को। देखिए अंकित जी, एक चीज मैं बोल दूं कि राजस्थान 2.0 की भी शुभकामनाएं दीपक जी को, क्योंकि आज जो है देखिए, पावर शेयरिंग के चक्कर में पीपल सर्विंग फॉर्मूला कोई नहीं बता रहा कि कैसे पीपल को सर्व करेंगे, इसका फॉर्मूला नहीं है। और इसीलिए राजस्थान में भी 5 वर्ष होने आ रहे हैं, परंतु वहां पे किसानों की कर्ज माफी नहीं हुई। हिमाचल में 1500 रुपए महिलाओं को नहीं मिला, 300 यूनिट नहीं मिला। और हम यही कहते हैं कि जब आप पॉलिटिकल अडल्ट्री करते हो ना अंकित जी, पॉलिटिकल बाइगमी, कि एक से ज्यादा को कबूल कबूल कबूल, तो ये रास्तों पर, सड़कों पर तलाक 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 दिखता ही है। इस तलाक 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 टेम्पलेट को हमने सचिन पायलट के रूप में देखा है, तलाक 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 टेम्पलेट को हमने छत्तीसगढ़ में भी देखा है, अब कुछ ही दिनों में कर्नाटका में भी शुरू हो जाएगा। मेरी बात छोड़ दीजिए, बीजेपी को तो क्या ही कहना है। ये डीके सुरेश का आज का बाइट है एआई को, मैं थोड़ा दिखा रहा हूँ, स्काइप से हूं तो थोड़ा आप देख लीजिए। डीके शिव कुमार के भाई डीके सुरेश कह रहे हैं कि हम खुश नहीं हैं इस फॉर्मूले से, पावर शेयरिंग फॉर्मूले से, लॉन्ग वे टू गो। ये बीजेपी का क्या लेना देना है इसमें? तो मेरे भाई दीपक से मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि डीके सुरेश को आप कन्विंस कर लो, और इतनी ही लोकतांत्रिक प्रक्रिया है तो जब सचिन पायलट धरने पर बैठे तो उनको एंटी नेशनल, गद्दार, पार्टी का गद्दार, निकम्मा, रगड़ाई नहीं हुई, एंटी पार्टी एक्टिविटी, ये सब मत करो और आपका लोकतंत्र सलामत रहे। दीपक जी इसका फटाफट जवाब दीजिए, क्योंकि बात तो ये बात तो सत्य है। बीजेपी जो आज इतनी उतावली है कि अपने प्रॉमिसेस कैसे पूरे करेंगे, उस पर मैं सवाल जरूर लूंगा शहजाद से, लेकिन उससे पहले मौका तो आपकी पार्टी देती है ना सर। डीके सुरेश इकलौते एमपी हैं आपकी पार्टी के जो कर्नाटका से आते हैं, वो जब इस तरह की बातें लिखेंगे तो उसके बाद मौका तो आपकी पार्टी दे रही है ना सर उन लोगों को इस तरह की आपके चुटकी लेने का। देखिए, सबसे पहले मैं शहजाद जी को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने शुभकामनाएं दिया, तो उसके लिए धन्यवाद आपका शहजाद जी। लेकिन भाजपा के लिए एक मेरे को कहावत याद आती है,
सूप बोले तो बोले, चलनी क्या बोले जिसमें 72 छेद, तो 72 छेद वाली वो चलनी है जिसमें शहजाद भाई सवारी कर रहे हैं, तो कब डूबेगी पता नहीं। 2018 में भाजपा 71% देश की आबादी पे राज कर रही थी, आज 45% पे। नहीं, डीके शिव कुमार और सुरेश कुमार जी का स्वागत है, उनके अपने विचार हैं, अपनी भावनाएं हैं। हर व्यक्ति चाहते हैं हम बड़ी पोस्ट पे आए, शहजाद जी भी चाहते हैं, मैं तो चाहता हूं कि राज्यसभा में जाए। शहजाद जी क्या नहीं चाहते कि राज्यसभा सांसद बने, क्या मंत्री बने? आज स्वास्थ्य कल्याण कानून मंत्री की जगह खाली हुई थी, तो मैं तो उम्मीद कर रहा था कि शायद शहजाद पूनावाला जी को राज्यसभा में प्रमोट करके अक्सर कांग्रेस बीजेपी की डिबेट में विनोद जी भी मुस्कुरा रहे हैं। तो ऐसा बहुत कम होता है कि मैं दो स्पोक्स पर्सन से मिल रहा हूं जो दोनों एक दूसरे को शुभकामनाओं में ही इतना समय उन्होंने निकाल दिया। 1 मिनट रुक जाइए शहजाद भाई, आ रहा हूं आपके पास। विनोद जी, क्या इसको मान लिया जाए कि कांग्रेस ने लोकतांत्रिक तरीके से, और देखिए जाहिर सी बात है हर पार्टी के अंदर 2 कद्दावर नेता होंगे तो उनकी अपनी आकांक्षाएं होंगी, राजनीति में आकांक्षाएं होनी चाहिए, तो क्या अब यह मान लिया जाए कि मामला सेटल है 5 साल के लिए कर्नाटका में? देखिए, पहली बात तो यह है कि पार्टियों के लोकतंत्र से ज्यादा मुझे देश के लोकतंत्र की पे खुशी होती है। जिस तरह शहजाद भाई और दीपक भाई एक दूसरे को शुभकामनाएं दे रहे हैं, तो लगता है कि देश का हमारा लोकतंत्र मजबूत है। पार्टियों के भीतर तो सब चलता रहता है आपस में। जहां तक कांग्रेस पार्टी के फैसले की बात है, जाहिर है ये बात ठीक है कि जब 2 बड़े नेता होते हैं और जिनके बीच दावेदारी होती है तो समय लगता है, और ये समय लगा। लेकिन आगे 5 साल के लिए चुनौतियां तो कड़ी हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। पहली बड़ी चुनौतियां ये हैं जो वादे किए हैं, जो 5 गारंटी हैं जिनको पहली कैबिनेट में लागू करने की बात की है। हर भाषण में राहुल जी ने भी की और खड़गे जी ने भी की और सिद्धारमैया जी सबने की। तो एक तो पहले कैबिनेट में 5 गारंटियों को इनको तुरंत लागू करना पड़ेगा, और उसके बाद उसका देखना पड़ेगा जो उस पर वित्तीय बोझ आएगा सरकार पे, कैसे उसको वहन करेंगे। दूसरा, इसके अलावा सबसे बड़ी चुनौती ये है कि पार्टी एकजुट न सिर्फ दिखे बल्कि एकजुट होकर चले भी, क्योंकि जल्दी ही आने वाले समय में लोकसभा के चुनाव में बहुत समय नहीं रह गया है। कहने के लिए भले आप 1 साल कह सकते हैं, लेकिन कुल मिलाकर के 7-8 महीने का ही टाइम बचा है जब काम करने का है, उसके बाद चुनाव आ जाएंगे। तो लोकसभा चुनाव कर्नाटक में 2004 से लेके और 2019 तक लगातार ये ट्रेंड रहा है कि भले विधानसभा के नतीजे कुछ भी हो, लेकिन भारतीय जनता पार्टी अच्छा करती रही लोकसभा चुनाव में। 18 से 20 सीट हमेशा जीतती रही है। क्या इस बार वो टैली बदल पाएगी? क्या डीके शिवकुमार और सिद्धारमैया की जोड़ी कमाल कर पाएगी? ये चुनौती है। फिर आपस में अभी मंत्री पद को लेकर के बंटवारा होना है, उसमें कई एडजस्टमेंट करने। आज आप बीजेपी के हमारे शहजाद भाई की पार्टी के जो है अमित मालवीय जी का ट्वीट है कि भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस ने कर्नाटक के साथ कर्नाटका के साथ बड़ा धोखा किया और लिंगायतों को छोड़ दिया, और मतलब उन्होंने लिंगायतों को एड्रेस किया है। बीजेपी का एड्रेस, ये स्ट्रेटजी है, बीजेपी का वोट है लिंगायत जो इस बार कांग्रेस को भी गया है। अब कांग्रेस लिंगायत फैक्टर को कैसे एडजस्ट करती है, ये बड़ी वो तो है, क्योंकि इस बार कांग्रेस को अगर देखा जाए तो हर क्षेत्र और हर जाति से इस बार वोट मिला है, तो कांग्रेस के लिए चुनौती जरूर होगी। पर शहजाद भाई, क्या कहीं ना कहीं ये मान के चला जाए कि भारतीय जनता पार्टी को तो इस वक्त ये देखना चाहिए कि हार के कारण क्या रहे, या ये टीस इस बात की है कि कांग्रेस पार्टी में जहां जहां रीजनल प्लेयर्स जो हैं, रीजनल चेहरे जो हैं वो मजबूत होते हैं, वहां वहां बीजेपी के लिए मुश्किलें होती है, क्योंकि आपके जो रीजनल 17 वाली जो सिचुएशन है वो तो खत्म होती जा रही है, सब कुछ मोदी जी पे डिपेंडेंट है। अंकित त्यागी जी, योगी आदित्यनाथ का नाम सुना है? हेमंत बिस्वा शर्मा का नाम सुना है? पुष्कर धामी, भूपेंद्र पटेल, जिनको सबसे प्रचंड जीत मिली है? तो ये कहना थोड़ा सा अन्याय है। और ऐसे राज्यों में हमने सरकारें लौटाई है जहां पे इतिहास नहीं है सरकारें लौटने का। पर बहरहाल मैं देखिए 2-3 चीजें कहूंगा। दीपक भाई, मेरे कैबिनेट में होने ना होने की आप चिंता ना करें, जगदीश शेट्टर जी को जरूर ले लीजिएगा। हारे हैं तो क्या हुआ, लिंगायत समाज को आपने साधने के लिए जिन्हें लिया है, तो मुझे उम्मीद है दीपक जी अब लिंगायत समाज के लिए क्या करेंगे वो भी जवाब देंगे। और दूसरी बात देखिए अंकित जी, समय की बात कभी नहीं थी। विनोद जी की मैं बात सुन रहा था, भाजपा ने और मैंने खासकर अपनी बात जब रखी तो हमने ये नहीं कहा कि आज क्यों नहीं, कल क्यों नहीं, आप 1-2 दिन और भी ले लेते, पर समय इशू नहीं था। एक बार फैसला ले लिया गया, क्या वो फैसला सभी लोग मानते हैं? जैसे हमारी पार्टी में केशव प्रसाद मौर्य सड़कों पर नहीं उतरे ना कभी, पर सचिन पायलट 4.5 वर्ष बाद उतर के खुद ही कहते हैं कि मेरी सरकार ने एक भी वादा पूरा नहीं किया। तो मैं केवल ये कहना चाहता हूं मेरे भाई दीपक से कि स्थिर मैंडेट का सबसे बड़ा अपमान पॉलिटिकल बाइगमी और पॉलिटिकल अडल्ट्री होती है, जिससे कि अस्थिरता पैदा होती है और जनता के वादे पूरे नहीं होते। इसलिए मैं उनको केवल इसकी एक प्रकार से चेतावनी या जो हिदायत जो जनता की ओर से वो देखने के लिए कह रहा हूं कि इसको कभी भूलिएगा मत, राजस्थान में भूल। लेकिन शहजाद भाई, जो आप अभी बीजेपी, अमित मालवीय ने भी ट्वीट करके कहा लिंगायतों के बारे में, आप भी बड़े परेशान है लिंगायतों के बारे में, तब बीजेपी को परेशानी नहीं हुई जब लिंगायतों के सबसे बड़े नेता को आप लोगों ने बिल्कुल मुख्यमंत्री की पोस्ट से हटा दिया था? उसका खामियाजा भी शायद कहीं ना कहीं भुगतना पड़ा इस चुनाव में। बोम्मई जी कौन से समाज से है?
येदियुरप्पा से बड़े और नेता हैं। वीरेंद्र पाल येदियुरप्पा से बड़े नेता हैं, अगर बड़े नेता हैं तो आपको बोम्मई जी के नाम पर लड़ना चाहिए था चुनाव। देखिए अंकित जी, हमारी पार्टी में हमारे जो वरिष्ठ नेता होते हैं वो स्वयं अपने निर्णय से दूसरे नवीन नेतृत्व के लिए तैयार करते हैं जमीन। इसलिए आज शहजाद पूनावाला आपके रूप में प्रवक्ता के रूप में बैठा है, वरना तो हमारे यहाँ सीनियर प्रवक्ता भी है, पर वो जगह देते बोलते शहजाद जी आप जाइए, आपको हमें तैयार करना है। ये हमारी पार्टी की संस्कृति है। ऐसा नहीं है कि 80 साल के व्यक्ति किसी युवा लड़के को निकम्मा और गद्दार कह दे। हमारी पार्टी में ऐसा नहीं होता। वो कहाँ होता है आपको भी पता है। तो केवल अंकित इतनी बात कहूंगा, केवल लास्ट में इतनी बात कहूंगा कि लिंगायत समाज के लिए भी और पूरे कर्नाटका के 6.5 करोड़ लोगों के लिए भी क्या वादे आपने किए हैं उसको पूरा करने का काम कीजिए और हमें बताइए कि वादे कब पूरे होंगे। हिमाचल में नहीं हो रहे हैं, राजस्थान में भी नहीं हो रहे। ठीक है, पहले मैं विनोद जी आपसे ही शुरू करता हूं। 2024 में कांग्रेस के लिए इसके कुछ मायने निकाले जाएं, क्योंकि हमने देखा है अक्सर जो कर्नाटका जीतता है उसके लिए केंद्र सरकार में को लेकर बड़ी अच्छी खबरें आती नहीं है। नहीं, देखिए दोनों तरह की चीजें हैं कर्नाटका को लेकर के। कुछ अपवाद भी हैं, कुछ वैसे भी हैं। 77 में चिकमंगलुरु में इंदिरा गांधी जीती, 80 में उनकी सरकार आ गई, 84 में 85 में रामकृष्ण हेगड़े की सरकार बनी, बावजूद की 84 में राजीव गांधी की सरकार बनी थी। 89 में कांग्रेस सत्ता से बाहर हो गई और जनता दल की सरकार आ गई। बेल्लारी से सोनिया गांधी जीती, 2004 में कांग्रेस सरकार आ गई, लेकिन 2013 में कांग्रेस जीती, लेकिन 2014 में बीजेपी की सरकार आ गई। तो दोनों तरह के नतीजे हैं कर्नाटक को लेकर के, कोई एक निष्कर्ष निकालना ठीक नहीं है। लेकिन ये जरूर है कि कर्नाटक की किसी एक चुनाव से ये 2024 का निष्कर्ष निकालना मेरे हिसाब से भी उचित नहीं है। इतना फायदा कांग्रेस पार्टी को हुआ है कि जिस तरह की जीत हुई है उससे कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में उत्साह आ गया है, एक संजीवनी मिली है कांग्रेस पार्टी को। और जो आगे 3 राज्यों के चुनाव होने वाले हैं उसमें कांग्रेस थोड़ा और मजबूती से लड़ पाएगी, क्योंकि कर्नाटक का जो मॉडल तैयार हुआ है कांग्रेस में लड़ने का, अगर उस पर कांग्रेस पार्टी काम करती है तो मुझे लगता है अच्छी लड़ाई होगी आगे आने वाले 3 राज्यों में। अब इसके बाद भारतीय जनता पार्टी भी कुछ सबक लेगी। कर्नाटक में जिस तरह जो गलतियां हुई हैं, जो उनसे दिक्कतें हुई, जिस वजह से ये हाल हुआ, तो वो भी अपना एक सबक लेकर के अपने को मजबूती से मैदान में उतारे। कि अभी बहुत कुछ मुझे लगता है, देखिए तिमाही पास कर गई है कांग्रेस, अभी छमाही पास करना है, उसके बाद सालाना का इम्तिहान होना है। तो ये एक तरह से तिमाही का टेस्ट था। दीपक जी, संजीवनी बूटी तो कांग्रेस को मिल गई है, लेकिन फूक फूक के कदम आगे भी रखने होंगे, क्योंकि कहीं जैसे ममता बनर्जी ने यह जरूर कहा कि कांग्रेस के साथ काम करने को तैयार है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि अधीर रंजन चौधरी तुरंत जाके उनकी टांग खींचना शुरू कर दें और कहें कि हम तो तृणमूल को हराने के लिए खेलेंगे। तो कांग्रेस का जो उत्साह है वो अति उत्साह में गड़बड़ ना कर दे, ये भी तो कांग्रेस पार्टी को देखना पड़ेगा। देखिए, संजीवनी बूटी स्वयं हनुमान जी ने दिया है। हनुमान जी जिसका भला कर दे ना, जिसको लक्ष्मण मूर्छित पड़े सकारे, लाए सजीवन प्राण उबारे। तो लक्ष्मण जी को प्राण उबारने वाले हनुमान जी ने स्वयं कांग्रेस पार्टी को संजीवनी दिया है और भाजपा रूपी दानव का दहन किया है। बात यह कि काठ की हांडी जो है ना बार बार नहीं चढ़ती अंकित भाई, क्योंकि मोदी जी कितना झूठ बोलेंगे। देश उस महापुरुष को ढूंढ रहा है, उस महामानुष को ढूंढ रहा है जो कहता था अब की बार मोदी सरकार, अच्छे दिन आएंगे, महंगाई कम होगी, बहुत हुई महंगाई की मार। तो ये महापुरुष ने इतने नारे दिए थे, जनता ढूंढ रही है अगरबत्ती लेके, टॉर्च लेके। बिल्कुल खत्म टाइम है मेरे पास। शरद भाई, अंत में आपके पास आके बस ये पूछ रहा हूं, आप कॉन्फिडेंस देख रहे हैं दीपक जी का? नए बने हैं प्रवक्ता, लेकिन कॉन्फिडेंस देख रहे हैं? कांग्रेस पार्टी में ओत प्रोत हो रहा है इस वक्त। कभी कभी अति आत्मविश्वास और अति अहंकार ये लापरवाही का पहला पड़ाव बनता है। तो दीपक जी प्रवक्ता के रूप में और सरकारों के रूप में दोनों इससे बचेंगे। पर एक सवाल है कि क्या जनता ने 2.5 साल के इस पावर शेयरिंग फॉर्मूले के लिए वोट दिया था, या 5 साल की स्थिर सरकार के लिए कर्नाटका की जनता भी अब चयन और चिंतन करती हो? चिंता मत करिए अभी बस अभी इसको यहीं पर विराम देते हैं। आप लोगों को बहुत मौका मिलेगा, बहुत मौका मिलेगा। आने वाले बहुत सारे राज्यों के चुनाव है, ये पूरा चुनावी साल है, इस पर विराम अभी देते हैं।